अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, शाराए दस्तूर पर पीडीएम की एहतजाजी रैली ने कई परतों से पर्दे हटा दिए हैं। मसलन अगर अपोजिशन तहरीक का दारुल हुकूमत में हुकूमत पर पहला वार इसको गर्दाना जाए, मगर अंदाजों और कयास के बरक्स ये इज्तिमा ऐवान इक़्तिदार के दरोबाम हिलाने में नाकाम रहा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेकर जाने वाले जैसे आए थे वैसे ही लौट कर चले गए। हाँ, मगर इस एहतजाजी रैली ने पसे पर्दा कई मामलात को पेश मंजर में ला खड़ा किया है। दारुल हुकूमत पर अपोजिशन की पहली अलगार में मियां नवाज शरीफ की गैर हाजिरी और बिलावल भुट्टो जरदारी की अदम शिरकत बड़ा इशारा है। समझने वाले समझते हैं कि नाम लेकर ललकारने और अब इशारों में पुकारने में भी बड़ा फर्क है। आइन की बालादस्ती की वो जंग कि जिसमें वोट की इज्जत कराना थी, इसका रुख अब बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ है। मगर तरीका बदलने के बाद अब इसी नाजायज असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना भी आइन के तकद्दुस के लिए है, सीट एडजस्टमेंट भी दस्तूर की बालादस्ती के लिए है और सेनेट के इंतखाबात में रस्साकशी भी ऐन जमहूरी कदरों के लिए है। मगर इस एहतजाजी रैली ने यह वाज़ेह कर दिया कि खेल रचाने वालों ने अभी किसी को भी फ्री हैंड नहीं दिया। एज वी स्पीक रास्ते की रुकावटों के बगैर ऐन ऐवान इक़्तिदार के सामने अपोजिशन को जलसे की इजाज़त देकर यह बतला दिया गया कि अगर तिलों में तेल है तो निकाल लीजिए। अपोजिशन अपनी औकात देखकर अब हिसाब में रहेगी। साथ ही खान साहब को भी इशारा दे दिया गया कि ज़रा सी भी बेएहतियाती से फॉरेन फंडिंग का अहम तरीन मुकदमा गले की हड्डी बन सकता है। खेल रचाने वालों ने अवाम की दिलचस्पी के लिए ब्रॉडशीट का किरदार भी स्टेज कर दिया कि चोर चोर की पकड़ पड़ाई का जोश भी ताज़ा रहे, ना टूटे और सियासी मेले की रौनकें भी बहाल रहें। सियासत के इस तमाशे में मुझे क्यों नकाला से लेकर वोट को इज्जत दो, एहतसाब नहीं इंतकाम और इस्तीफों की बोली तक सब लग गए। सिर्फ मजहबी कार्ड बच गया था, आज ये कार्ड भी खुलकर इस्तेमाल किया गया है। इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शिप। पैसा आया इजराइल से, खुदा का खौफ करो। तुम्हारा बाप हिंदुस्तान गया अपने बेटों को लेके, तुम्हारे घर शादी पे अजीत दोवल आया। ये यहूदी एजेंट है, वहाँ से उसको सपोर्ट हासिल है। पेश मंजर में ये सब, मगर पसे मंजर में क्या चल रहा है इसे सभी ना आशना कि तल्ख लहजों में नरमी, एहतजाजी जलसों की शिद्दत में कमी और पीडीएम की बजाय पीपल्स पार्टी की पिच पर जा खेलने की वजूहात क्या हैं। आज की रैली के बाद फॉरेन फंडिंग जैसे मोहलक तरीन केस के बावजूद हुकूमती एतमाद में बला का ये इजाफा ताज्जुब अंगेज है। एक बात फजलुर रहमान साहब आपको बताना चाहता हूँ, पिछली दफा भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ हो गया। कम मुकाओ, माल मुकाना है तो घर भी जाना है। माल मुकाओ, आपने जो कुछ बेचना है आप लाओ मंडी में। फॉरेन फंडिंग के जिस मुकदमे को लेकर अपोजिशन सरापा एहतजाज है, ये सवाल बहरहाल जवाब तलब जरूर के 6 बरसों में ये केस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। ये सवाल भी अहम है कि क्या अब आईनी इदारों से फैसले भी एहतजाज और रैलियों के जोर पर ही लिए जाएंगे, और क्या इलेक्शन कमीशन ये फैसला करने का इख्तियार रखता भी है कि नहीं। एज वी स्पीक इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम की तनकीद को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कायम अपने इख्तियारात और अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। वजूहात जो बताई गई हैं उसके अंदर कोरोना वबा, वकला की मसरूफियात और कमेटी मेंबर्स की रिटायरमेंट के बावजूद कहा जा रहा है कि पेशरफ्त हुई है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुश आमदीद कहेंगे अली मोहम्मद खान साहब को, मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर आसिफ किरमानी साहब पीएमएलएन की जानिब से, लास्ट बट नेवर द लीस्ट साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। पहले ब्रॉडशीट से आगाज़ करेंगे नाजरीन, आपको एक टाइमलाइन बताएंगे जिसे आया होता है कि पूरा का पूरा सियासी निज़ाम जो है ये उसके खिलाफ एक चार्जशीट है। वेदर इट्स नैब ऑटोनमस इदारा हो, वेदर इट्स पॉलिटिशियंस, वेदर इट्स जनरल्स, चार्जशीट है पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर, और चाहे वो एक डिक्टेटर हो या सिविलियन गवर्नमेंट्स हो इंक्लूडेड। इसी से आगाज़ करेंगे और फिर आएंगे फॉरेन फंडिंग के केस के ऊपर। क्या फॉरेन फंडिंग वर्सेस प्रोहिबिटेड फंडिंग, जिसके ऊपर एक तफरीक करने की कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ, इसका मतलब क्या एग्जैक्टली और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। विदाउट फर्दर डू मैं किरमानी साहब आपसे आगाज़ करूंगी। सेनेटर किरमानी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा कि ब्रॉडशीट जिसके ऊपर आप सारी हिज़्ब इख्तिलाफ जो है
इसका ऑफ कोर्स ब्लेम जो है तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं कि इन्होंने पेमेंट क्यों की, और ये आप लोगों पे डाल रहे हैं। मगर ये बताइए, जो हमारे सामने टाइमलाइन है, इसके अंदर अगर मुशर्रफ के टाइम को छोड़ भी दें फॉर अ लिटिल वाइल, जो नेगोशिएशंस और पेमेंट्स IAR को पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे, और उसके बाद जिस तरह आर्बिट्रेशन का भी कहा गया कि ये सेटलमेंट कर लीजिए वरना आर्बिट्रेशन की जाएगी, इसके बाद किस तरह लायबिलिटी का अवार्ड और उसकी हेयरिंग शुरू हुई आपके दौर के अंदर और मंतकी इंजाम में पहुंची, नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में ये शुरू हुई, आपके दौर में गई, और आप लोगों ने किस तरह इसको कवर अप कर लिया एन उस वक्त जब पैनामा की हेयरिंग्स हो रही थी इस मुल्क के अंदर। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी या आप बल्कि PMLN बिलखसूस अपने आप को इस पूरे के पूरे सागा से निकाल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी आवाज आ रही है जी? लाउड एंड क्लियर सर। अच्छा, मैं समझता हूं कि हमें इसकी जरा डिटेल में जाना होगा, चूंकि देखा जाए तो जो नुकसान हुआ है वो अवाम के जो टैक्स मनी था उसका नुकसान हुआ है। बुनियादी तौर पर ब्रॉड शीट जो है, इसको जो टास्क परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में दिया गया था उसमें 200 अफराद के नाम शामिल थे, लेकिन कुछ अफराद को तो जो उस वक़्त परवेज मुशर्रफ साहब की बैंड वैगन पे सवार हो गए उनके नाम यहाँ से निकाल लिए गए, और सिर्फ नवाज शरीफ साहब और चंद दूसरे लोगों के एक जो विच हंट है जो बड़े अरसे से जारी है, जो आज तक जारी है, उनके पीछे डाल दिया गया। हकीकत ये है कि आप जो भी कह लें, इसको जिस नज़र से भी देख लें, ब्रॉड शीट में जितने भी वो परवेज मुशर्रफ साहब ने शुरू किया फिर उसको ख़त्म भी किया, और अब जबकि पेमेंट भी हो गई, सारा कौम का पैसा चला भी गया, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक पाई की भी कोई करप्शन या कोई सबूत या चीज नहीं। हम उसके ऊपर नहीं आए, ये तो अभी इसके ऊपर नहीं हमारे के साबित क्या नहीं हुआ। और अगर आप मुझे इजाजत दीजिए सर, जरा टाइमलाइन देखिए। अगर आप कह रहे हैं कि शेरपा को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया या फैसल सालेह हयात को क्लीन चिट दे दिया, चंद जनरलों की पकड़ी हुई चीजों के ऊपर पर्दा डाल दिया, तो सर सन 2000 के अंदर नवाज शरीफ साहब जब बाहर चले गए, 2001 के अंदर बाकायदा NRO मिल गया, 2003 के अंदर इसी मुआहिदे और अंडरस्टैंडिंग के तहत रिकॉर्ड पे बताया जाता है कि जनरल खालिद मकबूल जो चेयरमैन नैब बने बाद में जनरल अमजद के बाद, उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट को थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि कुछ सियासी अंडरस्टैंडिंग्स कुछ तब्दील हो रही हैं पाकिस्तान में, और ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ उस NRO अंडरस्टैंडिंग के तहत थी जो नवाज शरीफ साहब को एक्सटेंड की गई थी फॉर हिम टू लीव द कंट्री। तो इसके अंदर तो नवाज शरीफ साहब ने भी बड़ा फायदा उठाया। देखें, नवाज शरीफ साहब का तो तब फायदा उठाने की बात होती कि उन पर कोई इल्जाम साबित हुआ हो, तो अगर आपकी ही बात मान ली जाए तो फिर तो यहाँ इसका जिम्मेदार होली और सोली जो हैं वो एक नैब का इदारा है, और चूंकि पिछले 2.5 साल से ये जो नैब है ये इस गवर्नमेंट के बिल्कुल हैंड एंड ग्लव्स है, ये एक तरह की इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, और नैब तो है ही है ना, सालसी अदालत ने भी नैब को जिम्मेदार ठहराया, मगर आप सब भी तो फायदे उठाते रहे इस पॉलिटिकल सिस्टम से। मेरा कहने का मकसद है थोड़ा अपनी तरफ तवज्जो लाएं, 2 मिनट। इसमें फिर परवेज मुशर्रफ साहब को भी लाइए, आपने जनरल खालिद मकबूल साहब का कहा, उनको भी लाइए, और नैब के जितने भी ओहदेदारान रहे हैं बशमूल ये पिछले 2.5 साल, चूंकि पेमेंट्स तो इन्होंने की ना, ये भी क्या 2.5 साल, अगर आपकी बात मान ली। और ये मैं पूछूंगी, इसीलिए अली मोहम्मद साहब को भी आज मदऊ किया, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि जनाब बैठे। सर पहले आपसे आपके सवाल करना चाह रही हूँ ना, 2.5 साल, क्या पिछले 2.5 साल इस नैब का कोई फर्ज नहीं था? क्या ये बिल्कुल फर्ज है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी नौकरी करके इनसे सवाल करूंगी। तो मैं आपसे आपका सवाल कर रही हूँ सर। ये 76 कंपनीज, 76 प्रॉपर्टीज जो शरीफ खानदान की अनअर्थ की FS कंपनी ने, जो कमेटी तश्कील दी गई जिसके अंदर नारोका साहब जो एक बड़ी कदकाट के लॉयर हैं, US स्टेट डिपार्टमेंट का भी हिस्सा है, जिसके अंदर मार्कोविट्स अकाउंटेंट है, एक्सटेंसिव तजर्बा रखते हैं फोरेंसिक के ऊपर, जिसके अंदर बाइन है, वर्ल्ड एक्सपर्ट है ये फोरेंसिक्स के ऊपर। इस कमेटी ने 76 प्रॉपर्टीज UAE, सऊदी अरब, पाकिस्तान, UK के अंदर अनअर्थ की शरीफ खानदान की 76 प्रॉपर्टीज सर, ऑल अनडिक्लेयर्ड इन पाकिस्तान। ये वही इल्जामात हैं जो पनामा में भी लगे और ओकामा की फील्ड भी तो एक इल्जाम ही था ना सर, साबित हो गया आप ही का है। पहले तो इल्जाम ही कोई साबित नहीं चीज हुई। नवाज शरीफ साहब आपका नहीं है, अभी भी रह रहे हैं साहब एवनफील्ड अपार्टमेंट में सर। मुझे बताइए कहां साबित हुई है, किस कोर्ट ऑफ लॉ में साबित हुई है? पाकिस्तान में साबित हुई है, बाहर हुई है? सिर्फ ये एक आपका नहीं है, एवनफील्ड नहीं है नवाज शरीफ साहब का।
जी, शरीफ खानदान के नहीं है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स? नहीं, आप 76 प्रॉपर्टियों की जो आपने बात कर दी, 76 प्रॉपर्टीज की मैंने आपको अर्ज किया कि आप मुझे बताइए कि कहां, किस अदालत के फैसले में लिखा गया या कहां ये कहा गया है कि ये 76 प्रॉपर्टीज ये नवाज शरीफ साहब की हैं। देखिए ये वही खानदान है की हैं सर ये अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, इस 850 तकरीबन 850 मिलियन डॉलर्स में से 100 मिलियन डॉलर जो तकरीबन आई थिंक 16 अरब रुपए बनता है, इस पे तो इतना क्लियर एविडेंस था कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर आम आदमी ने उसके ऊपर अदायगी भी 20% की अदायगी भी की है। महर एक सेकंड, अगर इन चीजों का कोई प्रूफ होता तो मुझे बताइए, क्या नवाज शरीफ को कामा में निकाला जाता? क्या नवाज शरीफ के सर मेरे सवाल का आप जवाब ही नहीं सर, नवाज शरीफ साहब को अरशद मलिक का सुप्रीम कोर्ट ने कामे पे निकाला है, एहतसाब अदालत ने एसिड बियॉन्ड मीन्स के ऊपर उनके खिलाफ फैसला दिया है जिसकी वजह से वो जेल में हैं क्योंकि मनी ट्रेल नहीं दिखा सके। तो सर मुझे आप थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ एक बात बता दीजिए। अरशद मलिक को अल्लाह मगफिरत करे, उसकी अरशद मलिक की उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ सर मैं अगर अब आप क्योंकि जज पे आई गए हैं तो कायरा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, चाहे ये जज मलिक हो अल्लाह उनकी मगफिरत करे, जस्टिस कयूम हो ऑफ PMLN एंड सैफुर रहमान एहतसाब फेम, इफ्तिखार चौधरी हों जिनके ऊपर आज फवाद चौधरी साहब ने भी चार्जशीट की है, या फिर साकिब निसार साहब हों जिनके ऊपर आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी चार्जशीट की है, ये जुडिशरी का किरदार क्या रहा है इसके ऊपर आज बात करेंगे। मैं चंद चीजें भी आपको दिखाना चाहूंगी, मगर कायरा साहब मुझे ये थोड़ी सी आप भी रोशनी डालें। 2008 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने $2.5 मिलियन IAR को दिया एज ए सेटलमेंट, और फिर सेकंड सेटलमेंट एग्रीमेंट जो है वो ब्रॉडशीट के साथ कंपनी के साथ साइन हुई। 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, हुकूमत को एक और नोटिस मिला कि पेमेंट और अदायगी कर दीजिए वरना हम लोग आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं। और जब ये वाज़ेह हो गया कि गलत कंपनी को पाकिस्तान ने $1.5 मिलियन दे दिए थे तो ऑफकोर्स आर्बिट्रेशन के अंदर हम गए। 2009 से ऑनवर्ड्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई आर्बिट्रेशन की ड्यूरिंग पीपल्स पार्टीज रूल, और इवेंचुअली जो हमने देखा कि लायबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी गई लायबिलिटी अवार्ड के लिए जनवरी 2016 में जब PMLN हुकूमत में थी। अब आता है अगस्त 2016 जब पैनामा का इंकशाफ होता है, पूरी दुनिया में बुनियादें हिल जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो एक ऐसी हलचल मची। उस पैनामा के शोर शराबे में ये हुकूमत वक्त का कहना है कि सिरे से दबा लिया गया इस पूरी के पूरे फैसले को PMLN के उसके ऊपर, गो के अटॉर्नी जनरल का ये एक जिम्मेदारी थी, वो JIT को बताते, सुप्रीम कोर्ट को बताते कि ये हम हार गए हैं, एक हमारे खिलाफ फैसला आ गया है, मगर ये नहीं बताया गया, असूली तौर पे बता देना चाहिए था। तो सर हर एक ने थोड़ा थोड़ा करते, किसी ने गलती की, किसी ने कवर अप किया, किसी ने क्या होता है सिरे से फैसला ही छुपा लिया, किसी ने गलत पेमेंट कर दी, इस इमाम में तो सभी नंगे हैं। देखिए महर, एक कमेटी बनाई है इससे प्राइम मिनिस्टर ने, इसके ऊपर आपकी राय, मेरी राय, मुस्लिम लीग की और हुकूमत की राय मुख्तलिफ होगी, अपने अपनी जगह पे हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। लेकिन जो कमेटी बनाई है वो काबिल एतराज इसलिए है कि वो वज़ीर आज़म की मर्जी है, सबका जज भी उनकी मर्जी के होंगे, वकील भी उनकी मर्जी के होंगे, FIA भी उनके अपना डिपार्टमेंट है और अटॉर्नी जनरल भी उनके हैं। तो इससे ज्यादा बेहतर यह है कि इसमें जुडिशल कमीशन बना दिया जाए या कमेटी बना दी जाए सिटिंग जजेस से, ताकि इस मामले को हकीकी मानों में प्रूव किया जाए। दुरुस्त फरमाया आपने। इसका जो कसूर है मेरा है तो मुझे सजा मिले, और यही करना चाह रहे हैं तो उसको सजा मिले। ये मैं जरा मुझे ये अली मोहम्मद साहब के सामने रखने दें तजवीज़। मुझे छोटी सी एक बात सिर्फ एक और ऐड कर देते थे, और वो ये है कि इस मुल्क के अंदर माजी में और अभी भी, माजी में खास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर डील्स होती रही, जो हुकूमत के साथ आ जाता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की साइड पे खड़ा हो जाता है उसको माफ कर दिया जाता है। ये डील्स बड़ी क्लियर है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, अली मोहम्मद भी जानते हैं, और अली मोहम्मद खान साहब से मेरा ये भी होगा कि इस पर जरूर रोशनी डालें। आज एक तो ये है कि हम उनसे कोई NRO नहीं मांगेंगे, ना मांगते हैं, ना मांगना चाहते हैं। NRO से हट के बात करें हकायक पे। ये जो एक है ना नैरेटिव, एक बड़ा पढ़ाया, इनको एक रटा दिया गया है कि NRO NRO NRO, उसके ऊपर लागत भेजते हुए मैं आगे बढ़ूंगा तो उसको छोड़ दीजिए। आप हकायक के ऊपर बात कीजिए कि जिन लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया, जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग में थे, वो PTI में आ गए तो उनके केस खत्म हो गए।
ये तब गए। सर आई विल गेट टू दैट। मुझे आपकी जुडिशियल कमीशन वाली बात जो है बड़ी अच्छी मंतकी लग रही है। सर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे जा रहे हैं। महज एक आखिरी बात, अगर PML-Q है तो उसके भी सारे गुना, जिनको आप सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसके गुना भी धुल गए। MKM जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की दुश्मन जमात थी आपकी नजर में, वो उसके गुना भी धुल गए। तो ये कौन सा एहतसाब है? ये तो एहतसाब ही निराला है ना सर। इस मुल्क में तो एहतसाब निराला ही होता आया है। जो एक आज तो का कानून है, मैं छोड़िए सर, मुझे पूछने दीजिए, ये मुझे बात पूछनी दीजिए, क्योंकि अली मोहम्मद साहब जो ये धोरा में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि अगस्त 2016 में जो डिसाइड हो चुका था एक अवार्ड और पब्लिक इसको करने से गुरेज किया PMLN ने, पैनमा जो है केस अदालतों में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने JIT बना दी थी, ये काम था, ये जिम्मेदारी थी अटॉर्नी जनरल की कि वो आपके बकौल, आपके वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो JIT को बताते, सुप्रीम कोर्ट को बताते कि हम अवार्ड हार गए हैं, हमारे खिलाफ फैसला आ गया। उन्होंने ये नहीं किया। क्यों? क्योंकि PMLN की अपनी हुकूमत थी। क्यों? शरीफ खानदान के अपने असासे और 76 प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अया हो चुकी हुई थी बकौल आपके। तो सर आज आपकी हुकूमत है, या आपके मुखालिफिन के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के ऊपर चार्जशीट है, उस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर चार्जशीट है जो आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर कही जा रही है आज। तो आप क्यों जुडिशियल कमीशन नहीं बनाते? क्योंकि ये फिर चंद महीनों सालों के बाद ना कहा जाए कि आपने खुद अपनी 3 कमेटी की, दे आर नॉट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, शीरी मजारी, फवाद चौधरी, इनके क्या एक्सपर्टीज है इस मामले में? सर जुडिशियल कमीशन बैठाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं इब्तिदा बात की इस तरह से करूँगा कि महर अब्बासी साहिबा, आपकी और हम सब के बच्चों का ये हक़ है कि उन पे ईमानदार लोग हुकूमत करें और माजी में जो भी हुआ उसको ना भूलें, उसका हिसाब किताब भी हो, लेकिन ये कम अज़ कम इंश्योर करें कि आज, यानी आज और आज के बाद कल से वो गलतियां ना दोहराई जाएं जो माजी में हुई। क्योंकि मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूं कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, और पाकिस्तानी चोर नहीं है, पाकिस्तानी कौम चोर नहीं है। हम मेहनत करने वाले कौम है, हमारा हक़ है कि हम पे मेहनती और ईमानदार लोग हुकूमत करें, और एक ऐसा बेंच मार्क खींचें जिसमें ये फैसला हो कि चाहे मेरा चोर हो या तुम्हारा चोर हो, चोर चोर होता है। पिक एंड चूज ना करें, ना शहीदों में, ना इश्यूज पे, ना करप्शन में, और ना चोरी पे। से आगाज किया। आर्टिकल 6 मुशर्रफ तो आपको याद आता नहीं है? अच्छा, उस पर भी आते हैं, लेकिन लेट्स नॉट स्प्रेड द डिबेट टू मच कि उसके फिर समेट ही ना सके। मैं जरा ब्रॉडशीट पे बात कर लूं, अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल कर लें सर। मुझे बस ये स्पेसिफिकली बता दें, जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं, अपने लोग क्यों बिठाए हुए हैं आप लोगों ने? नहीं, जुडिशियल कमीशन की बात अभी मैंने आपसे इस प्रोग्राम में सुनी है, कैबिनेट में इसकी डिस्कशन नहीं हुई, और कल जो हमारी एक मीटिंग हुई है मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंस की, या उसमें स्पोक्स पर्सन्स भी आते हैं, तो वहाँ तो इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा है, और जो डायरेक्शन है और वो जो कमेटी हमारी बनी है मिनिस्ट्रियल, जिनको कोई मेरे ख्याल में 48 घंटे का वक्त था, वो क्लियर है कि सारा हमने जो फैसला था UK का आर्बिट्रेशन का, वो भी पब्लिक, सब कुछ पब्लिक होना है, किसी कोई चीज़ नहीं छुपानी। मैं जो बात कर रहा था वो ये है, जिस पे मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम इस वक्त जो 3 पॉलिटिकल जमातों के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी अपनी ज़ाती हैसियत कोई नहीं है, हम अपनी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं अगर कल को खुदा न खासा तहरीक इंसाफ में ना हूँ तो आप मुझे नहीं बुलाएंगे। सेम गोज़ विद कारा साहब एंड सेम गोज़ विद हमारे तीसरे जो हमारे भाई बैठे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे आप ये बताएं कि क्या ये हम सब इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो सकते कि हमारी जमात में जिस आदमी ने भी करप्शन की है, एक ख़ास लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड पास होने के बाद, यानी कि सिर्फ इल्ज़ाम नहीं, एक लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन पास होने के बाद अगर उस पर रेफरेंस बनता है तो फिर उस पर यह लाजिम हो कि वो अपना मनी ट्रेल दे, वो अपनी रसीदें जमा करे और वो बताए कि उसके पास पहले अगर 1 करोड़ रुपए थे तो आज 50 करोड़ कैसे हैं, या पहले अगर उसके पास 1 घर था तो आज 30 घर कैसे हैं। उसको फिर हमने डिफेंड नहीं करना, करप्ट को नहीं करना। ये बात अभी कारा साहब भी मेरे मोहतरम में इस बात में कर चुके हैं कि हर करप्ट आदमी फिर अपना जवाब दे। तो फिर यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि कारा साहब ने ये भी कहा कि NRO की बात ना हो, उन्होंने कहा कि NRO पे लानत है, तो फिर आप इस प्रोग्राम में उन लोगों पे भी लानत जरूर भेजें जो NRO ले चुके हैं आज से 10, 15 या 20 साल पहले,
ये जो ब्रॉडशीट है इसकी आम पाकिस्तानियों के लिए, जो कपड़ा बेचते हैं, जो फल फ्रूट की रेडी लगाते हैं, जो आम लोग हैं, जो होटलों में हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, वो उनके लिए समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि सादा सी बात है, जब हमारे गांव में, इलाके में कोई डाका पड़ता है तो पुलिस वाले जो हैं वो वहां पे इनाम रख देते हैं कि जो हमें मखबरी करेगा उसमें उसको ये इनाम है। बाद में अगर डाकू और पुलिस आपस में रल मिल जाएं तो वो जो मखबर होता है कहता है यार तुसी तो रल मिल गए हो, मेरी तो दिहाड़ी दो ना। ये ब्रॉडशीट ये कह रही है, ब्रॉडशीट एग्जैक्टली ये कह रही है। मुशर्रफ साहब को बीमारी पड़ी, दौरा पड़ा एहतसाब का, उनका काम नहीं था, उनका काम था बॉर्डर पे खड़े होकर हिफाजत करें, कोई नहीं काम था उनका किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्लेस करने का एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत इमरजेंसी से, लेकिन उन्होंने कर दिया। लेकिन उनको बीमारी हुई एहतसाब की। अब ये मुझे मेरा पॉइंट पूरा करने दे सिर्फ 10-15 सेकंड में। बीमारी हुई एहतसाब की। हमारे मुल्क में हमारे 70-73 साल की तारीख ही है। डिक्टेटर आता है वो जमहूरी बनता है, जमहूरी पसंद जब आता है उससे बड़ा फाशिस्ट कोई नहीं होता, डिक्टेटर नहीं होता। तो उनको फिर दौरा पड़ा जमहूरियत का, एहतसाब का उनको पहले पड़ चुका था। एहतसाब का दौरा जब पड़ा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए जरदारी साहब की भी और मियां साहब की भी। उसमें ठेका दिया या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मखबरी की इन बंदों को कि मुझे पता कराओ किधर किधर पैसा छुपाया है। मखबरी हुई, स्विस बैंक का ये दौरा तो आपको भी पड़ा हुआ है ना अभी सर, मगर आप सुने मेरी बात सुने, स्विस बैंक अकाउंट सुने, स्विस बैंक अकाउंट्स सरे महल हमारे नहीं थे, इमरान खान के नहीं थे। और उसके साथ साथ मियां साहब के सारे असासे 800 मिलियन तक, वो 100 मिलियन तक एक्नॉलेज किया उस जज ने, आर्बिट्रेशन वाले ने। अब हुआ ये कि इन बड़े लोगों ने तो मखबरी कर दी, इंफॉर्मेशन दे दी, वहां से जनाब अली हो गया NRO, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, और उसमें बीबी शहीद और मियां साहब को मिल गया NRO। और दिसंबर 2000 में निकल गए मियां साहब बक्से उठा के। जावेद हाशमी साहब को पता तक नहीं लगा, उनको पता है हम आ रहे हैं और निकल गए। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपस में आपने जो भी गेम डाली, आपने इनके कर्जे माफ कराए, जो कुछ आपने किया, हमें हमारे पैसे तो दो। हम पे तो सिर्फ ये इल्जाम आ सकता है हमारी हुकूमत पे कि आपने वो मुआहदा जो आज से 20 साल पहले हुकूमतों ने किया था, हमने क्यों उसके पैसे दिए? हमने इसलिए दिए कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल हुकूमत पाबंद होती है माजी की हुकूमतों के उन फैसलों के जो उन्हें लॉ के मुताबिक दिए थे। अब उन्होंने टास्क दिया कि करप्शन के पैसे निकालो। अब इनका गिला ये है, इनका पता है गिला क्या है? मैं आखिरी बात इनका गिला ये है, नून का मैं बता देता हूं, इनका गिला पता है क्या है? सादा लफ्जों में पाकिस्तानियों को समझाने के लिए इनका गिला ये है, हमारी चोरी पकड़ी गई, हमने मुशर्रफ के साथ डील कर ली, हमें सजा कोई नहीं हुई, हम निकल गए। जब हमारी चोरी पकड़ी नहीं गई तो हमारी चोरी पकड़वाने की मखबरी करने पे इनको पैसे क्यों दिए? सिंपल इज दैट। सर बिल्कुल ठीक है, मगर आप क्यों छुपा रहे थे सबको? 4 नवंबर 2020 को आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर ये फैसला होता है, ये किस तरह इंप्रूव कर लिया आप लोगों ने? काबीना ने इस फैसले की तौसी कैसे कर दी कि इतने अरबों रुपए इनको दे दो? और आप क्यों नहीं, जो ट्रांसपेरेंसी के दावेदार हैं, ट्रांसपेरेंटली आप लोग अवाम के सामने क्यों नहीं लाए? ये अल्लाह भला करे मूसवी साहब का, उन्होंने इंकशाफ करके इंटरव्यू देना था, तो आप लोग इधर फट पड़े हैं। ये सीक्रेट, इतना बड़ा सीक्रेट लिखा है इस नोटिफिकेशन पे, ये आप लोग क्यों पिछले साल 4 नवंबर से ये छुपा रहे हैं, ये पेमेंट, ये अदायगी? देखिए हम पे तो गुनाह ये है कि जनाब आली जो पैसे इनको देने थे मखबरी के, हमने क्यों दे? पूछे इनसे जिन्होंने चोरी की, पूछे इनसे जिन्होंने NRO किया, पूछे इनसे जिनके, मुझे आप ये बताएं, क्या एक जमाने में कारा साहब के लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम साबिक सदर, वो डिनाई नहीं किया कि हमारा कोई सरे महल नहीं है? जैसे ही ये डील हुई NRO की, उन्होंने कहा मेरे पैसे भी दो, स्विस बैंक्स के भी दो और मुझे सरे महल के भी दो। ये लोग हैं सारे फिर इकट्ठे हो गए हैं, नया डाका डालना है। डेकेड ऑफ डार्कनेस गुजर चुकी है, इंशाल्लाह डेकेड ऑफ ब्राइटनेस है इंशाल्लाह। मैं आपको बता दूं, डाका जनी की सियासत खत्म है। ये सारे के सारे आज इकट्ठे थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सारे के सारे इकट्ठे थे। माजी कोई इतना शानदार नहीं है, ना मौलाना साहब का, ना पीपल्स पार्टी का और ना नून का। PMLN ने तो इस अवार्ड को और फैसले को ही सिरे से छुपा दिया, क्योंकि पैनमा मत्थे लग गया था। अवाम का इंटरेस्ट आप लोगों के सामने होता तो हुकूमत जो है अपने आप को ना बचाती, हुकूमत जो है ये सामने रखती। बल्कि बिफोर आई गो फॉरवर्ड, अली मोहम्मद साहब, मूसवी साहब ने यह भी कहा है कि आपकी रियासत पाकिस्तान का एक ऑफिशियल आया जिसने अपना कट मांगा। ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है, क्या अपने अंदर भी आप लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे? ये कौन ऑफिशियल था? क्या ये शहजाद अकबर साहब थे, उनके कहने पे किसी को भेजा, या कोई और ब्यूरोक्रेट था, या कोई जनरल था? ये था कौन? ये आप लोग इसका खुरा भी लगाएंगे?
महर एक मुझे बात, इसका तो जी, नहीं कायरा पता साहब। कि किसी ने कट मांगा है। मेरे से सवाल है, किसी ने कट मांगा है, लेकिन अगर पता लग जाए, अल्लाह करे कोई निकल आए, अगर हम में से कोई निकल आए, मैं कहता हूं मैं और फैसल वाडा मिलकर उसको खींच के डी चौक से पार्लियामेंट हाउस तक खींच के लाएंगे। ये अगर हम में से कोई पहले तो कर नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन उसकी अगर फर्ज करें ये एक बात वो कर रहा है बंदा, तो वो जो उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि किसी किरमानी को साहब को भी छुपाया हंसी जाए, आ गई ना आपके इस इमरान दावे खान पे, मगर एक छुपाएगा, जी ना कायरा इमरान साहब खान quickly। छुपाएगा। अच्छा, लेकिन महर एक लेकिन छोटी सी गुजारिश है। लेकिन इनसे जरूर पूछें, इनसे, क्योंकि मखबरी इनके ढाके की हुई थी। करमानी भाई साहब जो से है हमसे तो एक ये बात गिला है ना कि इनके देने के पैसे हमने क्यों दिए। वो दिहाड़ी थी मखबरों की, जो मखबरी हुई थी उसका भी तो जवाब दें। जी कायरा साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम तो जैसे थे वैसे थे, जो भी हम पे इल्जाम था तारीख में वो साबित होगा या अदालतों में कभी साबित नहीं हुआ। एक इल्जामात की बारिश है जो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा करती रही, लेकिन सवाल ये है कि जनरल मुशर्रफ ने एनओरो दिया, हम कह रहे हैं हमने नहीं दिया, आप कह रहे हैं जनरल मुशर्रफ ने दिया। आप कौन सा अमर माने हैं? मैं आज चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप जनरल मुशर्रफ को बुलाइए पाकिस्तान में, पूछिए उनसे कि आपने किस कानून के तहत एनआरओ दिया, और एनआरओ के सारे बेनिफिशरीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नल एंड वाइड हो चुके। एनआरओ जो था उसके जो अगर कोई केस में किसी ने बेनिफिट लिया था किसी ने, तो वो सारे के सारे केसेस बहाल हो गए थे। उसके बाद वो सारे केसेस मेरिट पे डिसाइड हुए हैं। बट मैं आपको दावत दे के कह रहा हूँ कि आप जनरल मुशर्रफ को लाइए, उनके खिलाफ ट्रायल कीजिए, उनको पूछिए कि आपने एनआरओ क्यों किया। सारे काम हम ही करें, रेड कारपेट आप दें और वापस हम लाएं। मेरी गुजारिश सुने ना, हमने नहीं भेजा उनको, आपने भेजा। सुर्ख कालीने आप बिछाएं, वो पिछली गवर्नमेंट में आप दें, और आपके बड़े प्यारे थे, आपके लीडर तो उनके साथ बाकायदा जो रेफरेंडम में उनके साथ थे, ये तो उनके वजीर आज़म बनना चाहते थे। इस तरफ बाद में माजरत भी की, लेकिन मेरा लेकिन किसी करप्शन किसी गलत काम में साथ नहीं रहे। एनआरओ सुन लेना, अली मोहम्मद जरा सुन ले। आप कह रहे साहब बस एक बात, कल भी एक प्रोग्राम में आपको मैं कह चुका हूँ, आज मेहर बीबी के प्रोग्राम में बड़ा दिल कर रहे प्रोग्राम में ये बात करने को, आप कह रहे एनआरओ का नाम नहीं लेना। एक दूसरे को इंटरप्ट करें साहब, अगर आप इंटरप्ट करेंगे मैं आपको करूंगा तो मुनासिब नहीं होगा, ये मुनासिब नहीं है। आप मैं दूसरी बात ही नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि एनआरओ की बात नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ एनआरओ की बात ना हो तो पीपल्स पार्टी नून की सियासत ठप। सर मैं आपको नहीं बोलने दूंगा सर, ये मुझे एक वक्फा लेने दे, मुझे एक वक्फा लेने दे आर्गुमेंट का तरीकाकार नहीं है सर, मुझे एक वक्फा लेने दे। ठहर जाए, मैं अली से गुजारिश करूंगा, मेरा भाई है, बर्दाश्त करे ना। सर मैं सुन रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसने एनआरओ दिया आप उसको पकड़ के वापस लाओ। जिसने एनआरओ का बेनिफिट लिया, हमारे खिलाफ तो एनआरओ का बेनिफिट खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड किया और वो सारे केस बहाल हो गए। आपने लिया, हम वो केस भुगत चुके हैं या भुगत रहे हैं। सर मुझे एक वक्फा लेने दें। नहीं है सर, ये नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर कि हम एनआरओज लें, हम डिकार मार के अपनी 76 प्रॉपर्टीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं उसका एक भी चीज़ इधर डिक्लेयर ना करें और हमारे ऊपर कुछ ना हो। ये नहीं हो सकता कि जनरल हो, सियासतदान हो, इदारे हों, सब के सब रले मिले हों और कोई किसी का कुछ बिगाड़ ना सके। कहीं ना कहीं तो इस अरेंजमेंट को रोकना पड़ेगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जुडिशरी के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग रहे हैं, अदलिया ने अपने गलत फैसलों से जिन अरबों रुपए का नुकसान हमें इस मुल्क में पहुंचाया है वो आपको दिखाएंगे एक वक्फे के बाद। वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। रूजवेल्ट होटल का हॉस्टाइल टेक ओवर अवॉइड करने के लिए अब पाकिस्तान मजीद माली बहरान से बचने के लिए एक पैकेज तैयार कर रहा है, माली पैकेज तैयार कर रहा है। साथ साथ हम देखते हैं कि 6 अरब रुपए रेकोडिक के केस के अंदर भी पाकिस्तान को अदा करने हैं और उसके बाद एक चार्जशीट है साबिक चीफ जस्टिस की। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। जब हुकूमत आई तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने अदालत के अंदर कहा कि अभी ये पैसे वापस करो। नैब को कहा कि आपको ऑर्डर करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे ऑर्डर्स के ऊपर सीधे पैसे जो है वो वापस करें। 7.34 मिलियन डॉलर जो शहबाज शरीफ ने जमा करवा दिया था नैब में, वो इफ्तिखार चौधरी के हुक्म के ऊपर जो है और उस वक्त मामला के ऊपर जो है वो वापस करना पड़ा। ये भी बता दो कि साकिब निसार से तुम्हें जाली
साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? ये आसिफ किरमानी साहब, रेकोडिक के 6 अरब हों जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड करार दे दिया, हमें उसके भी पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। माजी के अंदर चाहे साकिब निसार साहब हों, इफ्तिखार चौधरी साहब हों, हर एक को पॉलिटिकल एजेंडा से नथी किया जाता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर चाहे इदारे हों चाहे शख्सियात हों, इसके अंदर कोई भी क्लीन नहीं दिखाई दे रहा और इसके अंदर ऑफकोर्स बेनिफिशरीज सियासतदान ही हैं सबसे ज्यादा। तो आप लोग जब आज डायलॉग भी अवॉइड कर रहे हैं, आप लोग शुरू कहां से करेंगे इसका? इस एहतसाब का ये ब्रॉडशीट से शुरू करें, मुशर्रफ से शुरू करें, इफ्तिखार चौधरी को कटहरे के अंदर लाएं, साकिब निसार साहब को बुला के पूछें कि किधर से ये सिस्टम सही होगा? सर आपके पास सोल्यूशन क्या है? देखिए, मुझे अब जरा मौका दीजिएगा चंद सेकंड, चूंकि मैं बात नहीं लास्ट सेगमेंट में भी कर पाया। गुजारिश ये है एहतसाब की, जहां तक बात है एहतसाब का, तो देखें मेरे यहाँ मोहतरम है अली साहब, इन्होंने बात की एहतसाब की। इनका एहतसाब का तो बयानिया जौन सा है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जितने करप्ट लोग थे वो तो खुद इनकी कैबिनेट में बैठे हैं। उनका एहतसाब कब होगा? मसलन जहांगीर तरीन के खिलाफ रिपोर्ट आ चुकी है, खुसरो बख्तियार के खिलाफ रिपोर्ट आ चुकी है, और LNG का स्कैंडल हुआ, पेट्रोल का स्कैंडल हुआ, अद्वियात का हुआ। मुझे बताइए, वो तमाम रिपोर्टें आ गई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये एक तरफा एहतसाब है। और माजी में जो हुआ, चलें जी ठीक, आप 2.5 साल से हैं, आपका मुझे बताइए मालम जब्बा पे अभी तक क्या पेशरफ्त की नैब ने दी? हाँ, और आपको याद होगा इमरान खान साहब ने खुद ये तस्लीम किया था कि उनकी 2 ऑफशोर कंपनियां, और उनके वकील ने उन्हें एडवाइस किया था कि टैक्स मनी बचाने के लिए तुम ये कंपनियां बना लो। उनका तो कोई एहतसाब नहीं होता। 450 लोग थे पनामा केस में और सिर्फ निशाना नवाज शरीफ को बनाया गया। उसके बाद ये ब्रॉडशीट भी जो है इसमें भी 200 लोग थे, और लेकिन जिक्र होता है सिर्फ नवाज शरीफ का और शरीफ जरदारी फैमिली का। गुजारिश ये है कि देखिए, ये एहतसाब के नाम पर पिछले 20 साल से, मुशर्रफ साहब के दौर से भी लेके और अब तक इस मौजूदा हुकूमत तक, ये एहतसाब के नाम पर एक बदतरीन इंतकाम है जो रखा जा रहा है, और जिसका बुनियादी मकसद है कि सियासतदानों को टारगेट किया जाए। लेकिन मेरा अली साहब से ये सवाल है, आप जरूर कीजिए एहतसाब, लेकिन ये तो खुद अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग केस आ गया, जिसमें हम नहीं कह रहे, इनका अपना बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं कि ये इंडिया से और इजराइल से शहरियों से, और उन्होंने एक लिस्ट भी दे दी है कि जिसमें वो ज्यूइश डायरेक्टरी भी जारी कर दी उन्होंने, और फॉरेन नेशनल्स की डायरेक्टरी भी जारी कर दी कि कहाँ कहाँ से इनको फंडिंग आई, हुंडी की, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो अब तो हम तब माने कि ये खुद भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, और ये खुद इलेक्शन कमीशन को कहें कि जो आपने 6 साल से इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है वो अब जल्दी फैसला करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि इस मुल्क में सर वक्त की कमी है। मुझे फिर यही समझ आ रहा है कायरा साहब, इधर तो चाहे जनरल हों, चाहे चीफ जस्टिस हों, चाहे सियासतदान हों, इधर तो कोई भी नहीं धुला, हर एक के ऊपर एक चार्जशीट दिखाई दे रही है आपको हर केस के अंदर। सर तो फिर एहतसाब को भूल ही जाते हैं इस मुल्क के अंदर। आई कांट हेयर कायरा साहब। अली साहब आखिरी जवाब इसका दे दीजिए जो आसिफ किरमानी। आसिफ जी मेहर, गुजारिश ये है कि हमारे खिलाफ एक मेमो स्कैंडल केस बना और समझ आई कि जी पाकिस्तान का तो सालमियत और वकार जो है वो रिस्क पे आ गया, तो आज वो मेमो स्कैंडल किधर गया? इसी तरह बहुत सारे केसेस तारीख में बनाए गए, जब लोगों ने आगे एस्टेब्लिशमेंट का सहारा ले लिया, उनके साथ ज्वाइन कर लिया, उनके गुनाह धुल गए। आज भी जिन लोगों ने, वो भले इनके इत्तेहादी जमातें हों या इनकी जमात के अंदर आने वाले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोग हों, उनके सारे गुनाह साफ हो गए हैं। इनके अपने लोगों पे जो इल्जामात लगे और जो वजीर आजम ने कहा कि माफियाज बैठे हुए हैं जो इनके अपने ठीक है सर आइडियल तो फिर ये होना, मेरा वक्त खत्म हो गया। ये जिस जज्बे से अली मोहम्मद साहब ने कहा मैं और फैसल वाडा खींच के लाएंगे, उनको घसीटेंगे, तो सर ये शुगर रिपोर्ट हो, ये बुहरान हो गैस का, ये इन चीजों के ऊपर घसीटे ना काबीना के अपने कॉलीग्स को। सर अच्छा, अब इसमें मुझे 2-3 क्विकली सर 5 सेकंड दीजिएगा। सबसे पहले तो मरियम बीबी की आज स्पीच मैंने थोड़ी बहुत सुनी, बाकी लीडरान ने भी बात की, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड फॉर द रीज़न कि खातून होते हुए भी आपको थोड़ी ज़्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो शहीद नेवर बीन हर फैन, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा
कि वो सियासी बात करती थी, बिलो द बेल्ट बात नहीं करती थी। मैं समझता हूँ मरियम बीबी स्पीच राइटर जो है, अगर कोई इनका है तो बदलें, करमानी साहब को रखें, काबिल आदमी, अच्छी स्पीच करेंगे। अगर वो खुद से ये स्पीचें करी है तो फिर ज़ाहिर है अब उनकी तरबियत का वक्त तो गुजर चुका है, अब तो हम सिर्फ फातिहा ही पढ़ सकते हैं। जहाँ तक ये करप्शन का और ये फॉरेन फंडिंग वाले इशू का ताल्लुक है, हम 40,000 अकाउंट्स की डिटेल दे चुके हैं, लेकिन उसी केस में हमने पिटीशन डाली, इन्होंने भी जवाब देने हैं। जैसे इनका जवाब आता है फैसला आ जाएगा। सर, फॉरेन फंडिंग का वो केस है जिसको अब पूरा एक प्रोग्राम देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही नाजरीन, बस इसका निचोड़ है कि हर एक केस मुल्क के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे वो कानून साजी करने वाले लोग हों या कानून और आइन की तशरीह करने वाले लोग हों या नेशनल सिक्योरिटी के मुहाफिज हों, दावेदार हों, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।